अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीम यूनुस और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली डोज एपिसोड 6। यानी कि इस एपिसोड के अंदर भी हमारे पास 50 एमसीक्यूज हैं। इससे के पहले की जो एपिसोड्स हैं 5 वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि उसमें 50 एमसीक्यूज मौजूद हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। अगर आप ये डेली की एक वीडियो या इसके अलावा जो दूसरी भी वीडियोस अपलोड होती हैं उसको देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर न्यू है तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस जो है वो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अब हमारे पास है डेली डोज एपिसोड 6 और इसके अंदर हमारे पास 50 एमसीक्यूज है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि 50 एमसीक्यूज में से हमारे पास जो डेली डोज एपिसोड 6 के हैं वो कौन कौन से हैं। 10 एमसीक्यूज हमारे पास करंट अफेयर्स के हैं, 10 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के हैं, 10 एमसीक्यूज हमारे पास इस्लामियत के हैं, 10 एमसीक्यूज पाक स्टडीज के और 10 एमसीक्यूज हमारे पास एवरीडे साइंस के हैं। तो देखते हैं पहला सेक्शन हमारे पास क्या है। तो पहला सेक्शन है हमारे पास करंट अफेयर्स का और उसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है हु हैज बीन अवार्डेड द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ कॉप 27, यानी कि किसको वाइस प्रेसिडेंसी अवार्ड की गई COP27 की। हमारे पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मियां शहबाज शरीफ, व्लादिमीर पुतिन या एंटोनियो गुटेरेस। तो आप जानते हैं कि हु हैज बीन अवार्डेड द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ कॉप 27। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास मियां शहबाज शरीफ। सो मियां शहबाज शरीफ हैज बीन अवार्डेड द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ कॉप 27। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द मिड टर्म इलेक्शन ऑफ यूएसए विल बी हेल्ड ऑन। जो मिड टर्म इलेक्शन है यूएसए के वो कब हेल्ड होंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं 8 नवंबर 2022, 9 नवंबर 2022, 10 नवंबर 2022 या 18 नवंबर 2022। तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 8 नवंबर 2022। सो द मिड टर्म इलेक्शन ऑफ यूएसए विल बी हेल्ड ऑन 8 नवंबर 2022। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है हु वॉन नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2022, यानी कि 2022 का नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसने विन किया। हमारे पास ऑप्शंस हैं एलिस बेलेट्स्की, मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास बोथ ए एंड बी, यानी कि एलिस बेलेट्स्की एंड मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज हैव वॉन द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ द OIC मेंबर स्टेट्स हेल्ड इन। जो 12वां सेशन है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज का OIC मेंबर स्टेट्स का वो कहाँ हेल्ड होगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं इस्तांबुल तुर्की, रियाद KSA कहते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तेहरान ईरान, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो आइए जानते हैं कि जो 12वां सेशन है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ द OIC मेंबर स्टेट्स का वो कहाँ हेल्ड होना है। तो हमारे पास इसका आंसर है इस्तांबुल तुर्की। सो द 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ द OIC मेंबर स्टेट्स हेल्ड इन इस्तांबुल तुर्की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है विच डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ द OIC मेंबर स्टेट्स। आपने बताना कि कौन सी डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया 12वें सेशन के अंदर ऑफ द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ द OIC मेंबर स्टेट्स। तो देखते हैं कि वो कौन सी डिक्लेरेशन थी जिसको 12वें सेशन के अंदर जो है वो अडॉप्ट किया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है इस्लामोफोबिया डिक्लेरेशन, इस्तांबुल डिक्लेरेशन, OIC 12th डिक्लेरेशन या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास इस्तांबुल डिक्लेरेशन। सो इस्तांबुल डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड इन 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ OIC मेंबर स्टेट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द 800 मेगावाट AI कर्षा सोलर पावर प्लांट बिलोंग्स टू विच कंट्री। आपने बताना है कि जो 800 मेगावाट AI कर्षा का जो सोलर पावर प्लांट है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, यानी कि कौन सी कंट्री में वो प्रेजेंट है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं सऊदी अरेबिया, यमन, इराक, कतर। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास कतर। तो ये जो पावर प्लांट है ये जो है कतर के अंदर है। तो आपने याद रखना है कि 800 मेगावाट AI कर्षा सोलर पावर प्लांट बिलोंग्स टू कतर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट ऑफन रेफर्ड टू एज द डेवस इन द डेजर्ट समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन। आपने बताना है कि जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट है जिसका एक दूसरा नाम भी आपने याद रख लेना है वो है डेवस इन द डेजर्ट। ये जो है वो कहाँ हेल्ड होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है दुबई, रियाद, कतर या नन ऑफ दिस। अब देखिए इसके दो नाम है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको एक चीज नहीं पता चली, आपको 3 डिफरेंट चीजें पता चल गई हैं कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट जो है वो कहाँ पे होना है और उसका दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम है इसका डेवस इन द डेजर्ट। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास रियाद। सो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट व्हिच ऑफन रेफर टू एज द डेवस इन द डेजर्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन रियाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कश्मीर ब्लैक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपने बताना है कि कश्मीर ब्लैक डे जो वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 25 अक्टूबर,
26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या 28 अक्टूबर। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 27 अक्टूबर। सो कश्मीर ब्लैक डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 अक्टूबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हु पार्टिसिपेटेड इन द 12th सेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ द ओआईसी मेंबर स्टेट्स ऑन 22 अक्टूबर 2022। आपने बताना है कि जो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए इनमें से किसने पार्टिसिपेट किया था जो 12वां सेशन हुआ था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ ओआईसी मेंबर स्टेट्स का। तो हमारे पास ऑप्शन है इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, हिना रब्बानी खान या बिलावल भुट्टो। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास मरियम औरंगजेब। So Mariam Aurangzeb participated in the 12th session of Information Ministries of the OIC member states on 22 October 2022. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अरशद शरीफ एयरवाई न्यूज एंकर पर्सन एंड सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिसीव द प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल जर्नलिज्म ऑन। जो अरशद शरीफ है जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, जो कि उन्हें कीनिया के अंदर उनकी डेथ हुई है। तो आपने ये भी याद रखना है कि उनकी कीनिया में डेथ हुई है, लेकिन वो एक एयरवे के न्यूज पर्सन थे, जर्नलिस्ट भी थे और एक सीनियर जर्नलिस्ट थे। उनको एक अवार्ड मिला था जिस अवार्ड का नाम था प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, जो कि उनके एक्सेप्शनल जर्नलिज्म की बिहाफ पे उनको मिला था। ये कब मिला था आपने ये बताना है। तो आपके पास ऑप्शंस है मार्च 23, 2017, मार्च 23, 2019, मार्च 23, 2021 या नन ऑफ दिस। अब देखिए इसमें आपको डिफरेंट बातें पता चलेगी। अरशद शरीफ जो है उनकी जो डेथ है यानी कि जो शहीद हुए वो कीनिया में हुए हैं। वो एक एयरवाई के न्यूज एंकर पर्सन थे, वो एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। उनको जो अवार्ड मिला था उस अवार्ड का नाम था प्रेसिडेंशियल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर हिज एक्सेप्शनल जर्नलिज्म। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि उनको ये अवार्ड कब मिला था। तो इसका आंसर है मार्च 23, 2019। तो 2019 मार्च 23 को उनको ये अवार्ड मिला था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारे पास जनरल नॉलेज का है, जिसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं। तो अब देखते हैं कि जनरल नॉलेज के हमारे पास कौन से एमसीक्यूज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। आपने बताना है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा। तो हमारे पास ऑप्शन है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास कि लार्जेस्ट ओशन जो है वो वर्ल्ड का वो कौन सा है। तो आंसर इसका हमारे पास पैसिफिक। तो आपने याद रखना है कि द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज पैसिफिक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट यील्ड वीटो पावर। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो वीटो पावर यील्ड नहीं करते। तो हमारे पास ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फ्रांस। तो आइए जानते हैं कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट यील्ड द वीटो पावर। तो इसका आंसर है हमारे पास कनाडा। सो कनाडा इज द कंट्री विच डज नॉट यील्ड द वीटो पावर। बाकी सारी जो कंट्रीज हैं दे आर इन्वॉल्व इन यील्डिंग द वीटो पावर, बट कनाडा इज नॉट इन्वॉल्व इन द वीटो पावर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज। आपने बताना है कि मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो है वो यूनाइटेड नेशंस का क्या होता है। ये डिफरेंट जो है ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, जनरल असेंबली भी, सिक्योरिटी काउंसिल भी, सेक्रेटरीट भी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को स्पेसिफिकली समटाइम आईसीजे लिखा होता है। तो आईसीजे का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आइए जानते हैं कि द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो है वो यूनाइटेड नेशंस का क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपने याद रखना है कि द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज सिक्योरिटी काउंसिल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड। आपने बताना है कि जो हेडक्वार्टर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का वो कहाँ लोकेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है एम्स्टर्डम, जेनेवा, लिस्बन या ऑस्ट्रिया। तो आइए जानते हैं कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका आंसर है हमारे पास एम्स्टर्डम। तो आपने याद रखना है द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन एम्स्टर्डम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, 3 मई इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज। आपने बताना कि 3 मई जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है वो कौन से डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेबर डे, एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे या प्रेस फ्रीडम डे। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास प्रेस फ्रीडम डे। सो 3 मई इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली इज प्रेस फ्रीडम डे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, सुएज कैनाल इज बिटवीन। आपने बताना कि सुएज कैनाल जो है वो किसके दरमियान है। तो हमारे पास ऑप्शन है अरेबियन सी एंड रेड सी, रेड सी एंड नॉर्थ सी, मेडिटेरियन सी एंड नॉर्थ सी या मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो आइए जानते हैं कि सुएज कैनाल जो है वो कौन से दो सीज के दरमियान है। तो इसका आंसर है हमारे पास मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो आपने याद रखना है कि सुएज कैनाल इज बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। आपने बताना कि जो परमानेंट सेक्रेटरीट है सार्क का, जिसको हम साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजन कोऑपरेशन कहते हैं, जिसके अंदर 8 कंट्रीज आती है। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि परमानेंट सेक्रेटरीट जो सार्क का वो कौन सा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान, न्यू दिल्ली इंडिया, काठमांडू नेपाल या कोलंबो श्रीलंका। तो आइए जानते हैं कि जो परमानेंट सेक्रेटरीट है सार्क का वो कहाँ लोकेटेड है। तो इसका आंसर है हमारे पास काठमांडू नेपाल। तो आपने याद रखना है कि द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन द काठमांडू नेपाल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। आपने बताना कि इन कंट्री में से कौन सा
कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है नॉर्वे, आयरलैंड, माल्टा, इस्टोनिया। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है हमारे पास नॉर्वे। सो नॉर्वे इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास द करेंसी ऑफ इसराइल इज। आपने इसराइल की करेंसी बतानी है। हमारे पास ऑप्शन है यूरो, शेकल, फ्लोरेंट, कोरोन। तो ये जानते हैं कि इसराइल की करेंसी क्या है, तो हमारे पास इसका आंसर है शेकल। तो शेकल इज द करेंसी ऑफ द इसराइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज। आपने बताना कि जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड के अंदर वो कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना या इंडिया। तो ये जानते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास इसका आंसर है इंडिया। सो द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड इज इंडिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास इस्लामियत का है, जिसके अंदर भी हमारे पास 10 एमसीक्यूज है। तो आइए जानते हैं कि इस्लामियत के हमारे पास कौन से एमसीक्यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है गारे सूर इज मेंशन्ड इन। आपने बताना है कि गारे सूर जो है वो कौन सी सूरह के अंदर मेंशन्ड है। हमारे पास ऑप्शन है सूरह अल-अनाम, सूरह अल-बकरा, सूरह अल-तौबा या सूरह अल-अलक। तो ये जानते हैं कि गारे सूर जो है वो कौन सी सूरह के अंदर मेंशन्ड है। तो इसका आंसर है हमारे पास सूरह अल-तौबा। तो आपने याद रखना है कि गारे सूर इज मेंशन्ड इन सूरह अल-तौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट्स लिटरली मीनिंग ऑफ सूरह अनस, यानी कि सूरह अनस जो है उसका लिटरली मीनिंग क्या है। हमारे पास ऑप्शन है मैनकाइंड, ओपनिंग, डे ब्रेक या इंटीमेट। तो ये जानते हैं कि सूरह अनस का जो लिटरली मीनिंग है वो क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है मैनकाइंड। सो आपने याद रखना कि इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट टू सूरह होली कुरान। आपने आखिरी जो 2 सूरह कुरान की वो बतानी है। तो हमारे पास ऑप्शन है सूरत फलक एंड सूरत नास, सूरत अलक एंड सूरत इखलाक, सूरत अल मुज़म्मिल एंड मुदाथिर या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास सूरत फलक एंड सूरत नास। ठीक है, सूरत अन नास एंड सूरत अल फलक जो है वो लास्ट 2 सूरह हैं होली कुरान की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास सूरत नहल मींस, यानी कि सूरह नहल का मतलब क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं हनी बी, आंट, कैमल या रैप्ड इन गारमेंट्स। तो देखते हैं कि सूरत नहल का क्या मीनिंग है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास हनी बी। तो सूरह नहल मींस हनी बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है ब्राइड ऑफ कुरान इज, यानी कि कुरान की दुल्हन किसको कौन सी सूरत को कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शन है सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह अल मुज़म्मिल या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि ब्राइड ऑफ कुरान जो है वो कौन सी सूरह को कहा जाता है। तो इसके पास हमारा आंसर है सूरह रहमान। तो सूरह रहमान को ब्राइड ऑफ कुरान कहा जाता है। सो ब्राइड ऑफ कुरान इज सूरह रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलम नशरा। आपने बताना कि अलम नशरा का क्या मतलब है, यानी कि आपने देखा होगा कि अक्सर इस्लाम के अंदर या इस्लामियत के अंदर अलम नशरा का वर्ड यूज किया जाता है। तो आपने बताना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अलम नशरा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अबंडेंस, ऑर्नामेंट्स, एक्सपेंशन या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलम नशरा। तो अलम नशरा का मतलब है एक्सपेंशन। सो अलम नशरा से अगर आपको कोई मतलब पूछे तो आपने बताना कि इसका मतलब है एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है हाउ मेनी आइडल्स आर डिस्क्राइब्ड इन सूरह नूह। सूरह नूह है उसके अंदर आइडल्स को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आपने बताना कि कितने आइडल्स को डिस्क्राइब किया गया। हमारे पास ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 5। तो 5 आइडल्स आर डिस्क्राइब्ड इन सूरह नूह। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है हु इज द मोस्ट पॉपुलर खलीफा इन द पीरियड ऑफ अब्बासिद खलीफा, यानी कि अब्बासिद खलीफा के अंदर कौन से मोस्ट पॉपुलर खलीफा थे उनके पीरियड में। तो हमारे पास ऑप्शंस है मामून रशीद, हारून रशीद, मुस्तासिम बिलाहा या मुस्तासिर बिलाहा। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास हारून रशीद। सो हारून रशीद इज द मोस्ट पॉपुलर खलीफा इन द पीरियड ऑफ द अब्बासिद खलीफा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है व्हाट इज द लिटरली मीनिंग ऑफ सूरत अल फलक। आपने बताना कि सूरत अल फलक का लिटरली मीनिंग क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं टू हेल्प, क्लॉट ऑफ ब्लड, द डे ब्रेक या एक्सपेंशन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारे पास द डे ब्रेक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट वाज द एज ऑफ द हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपने बताना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एज क्या थी। हमारे पास ऑप्शंस हैं 850 इयर्स, 950 ईयर, 740 इयर्स या नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कि व्हाट वाज द एज ऑफ द हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो इसका आंसर है 950 इयर्स। तो आपने याद रखना है कि 950 इयर्स वाज द एज ऑफ द हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है पाक स्टडीज का, और पाक स्टडीज में भी हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं। तो ये देखते हैं कि ये हमारे पास कौन से एमसीक्यूज हैं हमारे पास आज। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। आपने बताना कि पहला प्रेसिडेंट जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का वो कौन था। हमारे पास ऑप्शंस हैं लियाकत अली खान, कायदे आज़म, मौलवी तमीज़ुद्दीन या सरदार अब्दुल रब निश्तर। तो ये जानते हैं कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास इसका आंसर है कायदे आज़म। सो कायदे आज़म वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कितने साल बाद पाकिस्तान को अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिला। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 5 इयर्स, 7 इयर्स, 9 इयर्स या 11 इयर्स। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 9 इयर्स। तो
आफ्टर हाउ मेनी ईयर पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 9 ईयर्स। आपको पता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है 1956 में, और आपको पता है पाकिस्तान आज़ाद जो यानी कि इंडिपेंडेंस जो है पाकिस्तान की कब हुई, वो हुई 1947 में। तो 1947 से लेकर 1956 तक 9 ईयर्स बनते हैं। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो आफ्टर 9 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे पहले ड्राफ्ट किया गया था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो हमारे पास ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पाकिस्तान एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। So objective resolution was the document which was firstly drafted to give pace to the constitution making process. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। हमारे पास ऑप्शंस हैं 14 फरवरी 1949, 12 मार्च 1949, 9 जून 1949 या 15 अगस्त 1949। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास 12 मार्च 1949। तो 12 मार्च 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली। तो आपने बताना कि कब मोहम्मद अली बोगरा ने बोगरा फार्मूला असेंबली के अंदर प्रेजेंट किया था। तो हमारे पास ऑप्शन हैं जनवरी 1953, अप्रैल 1953, सितंबर 1953 या अक्टूबर 1953। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास अक्टूबर 1953। तो आपने याद रखना कि इन अक्टूबर 1953 मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड द बोगरा फार्मूला इन द असेंबली। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे। हमारे पास ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर या पार्लियामेंट मिनिस्टर। तो आइए जानते हैं कि हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। तो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मोहम्मद अली बोगरा कौन थे, तो वो उनका इसका आंसर है कि प्राइम मिनिस्टर। सो मोहम्मद अली बोगरा वाज प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है द तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया। जो तुगलक डायनेस्टी थी वो इंडिया में फाउंड तो हुई, लेकिन वो कब हुई। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1298, 1278, 1320 या 1326। तो आइए जानते हैं कि तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया इन, तो इसका आंसर है हमारे पास 1320। सो द तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया इन 1320। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट वाज साइंड इन। जो पाक ईरान की गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है ये कब साइन हुआ था। हमारे पास ऑप्शंस है 1995, 2001, 2008 या 2011। तो आपने बताना है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था वो कब साइन हुआ था। तो इसका आंसर है हमारे पास 1995। तो आपने याद रखना है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1995। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन द ईयर। यानी कि जो पाकिस्तान की PMDC है, जिसको हम पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, कब फाउंड हुई थी। तो हमारे पास ऑप्शन है 1948, 1952, 1962 या 1972। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 1974। सो फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन द ईयर 1974। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बलोचिस्तान। आपने बताना है कि बलोचिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है 32, 33, 35 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास 35। सो 35 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बलोचिस्तान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास एवरीडे साइंस का, जिसके अंदर हमारे पास 10 MCQs हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू। आपने बताना है कि लैम्बर्ट्स लॉ जो है किस चीज से रिलेटेड है। हमारे पास ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या इल्यूमिनेशन। तो ये जानते हैं कि लैम्बर्ट्स लॉ जो है किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर है इल्यूमिनेशन। तो आपने याद रखना है कि लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो किस चीज को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट या नॉइज पोल्यूशन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास एयर पोल्यूशन। तो आपने याद रखने के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है इन एन MRI मशीन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। एक MRI मशीन के अंदर MRI की एब्रिविएशन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, आपने याद रखना है, आपसे MRI की एब्रिविएशन भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो आपने याद रखना है कि MRI की एब्रिविएशन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें से कौन सा यूज होता है। हमारे पास ऑप्शन है साउंड वेव, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वेव या मैग्नेटिक वेव। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हमारे पास मैग्नेटिक वेव। तो MRI मशीन के अंदर मैग्नेटिक वेव्स को यूज किया जाता है, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में मैग्नेटिक वेव्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑन क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड। यानी कि जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, इसको हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बॉटनी या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास
टैक्सोनॉमी, सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, विच वन इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट। आपने बताने कि इनमें से कौन सा जो प्लांट है वो नॉन फ्लावरिंग है। हमारे पास ऑप्शन है मॉस, जास्मिन, सनफ्लावर या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास मॉस। सो मॉस जो है वो एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज इट्स। जो क्वांटिटी होती है मैटर की एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो उसकी क्या होती है। हमारे पास ऑप्शन है फोर्स, मास, वेट या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास मास, यानी कि जो मैटर की क्वांटिटी है ऑब्जेक्ट के अंदर वो उसके मास होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी सीन विद एन इक्विपमेंट कार्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आम आंख नहीं देख सकती, तो हम इनको एक इक्विपमेंट से देख सकते हैं। आपने उस इक्विपमेंट का नाम बताना कि कौन से इक्विपमेंट से हम ये देख सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी सीन विद एन इक्विपमेंट व्हिच इज कार्डलेस। तो इसका आंसर है हमारे पास माइक्रोस्कोप। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। आपने बताना कि पहली एंटीबायोटिक थी वो किस चीज से एक्सट्रैक्ट की गई थी। तो हमारे पास ऑप्शंस है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास फंगस। तो आपने याद रखना कि फर्स्ट एंटीबायोटिक और फर्स्ट एंटीबायोटिक का जो नेम है वो है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो थी वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी और वो एक्सट्रैक्ट किससे हुई थी, फंगस से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हेपेटाइटिस एंड पोलियो इज काज्ड बाय। आपने बताना कि हेपेटाइटिस है और जो पोलियो वो किससे काज होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है वायरस, फंगस, मॉस या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास वायरस। तो हेपेटाइटिस का जो भी काजेटिव एजेंट है वो है HCV, वो भी वायरस है। और पोलियो को जो करता है वो पोलियोमाइलिटिस है जिसका पूरा नाम है, तो वो भी एक वायरस करता है। तो हेपेटाइटिस और पोलियो जो है वो वायरस से काज होती है। तो हम इनको ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों कौन सी डिजीज है, वायरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, कोटिलेडन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे। कोटिलेडन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है स्टोर फूड, स्टोर वाटर, स्टोर एयर या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास स्टोर फूड। सो कोटिलेडन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे स्टोर फूड। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो इस वीडियो को अगर मैं आपको ये दावा करता हूँ कि आप इस वीडियो को सिर्फ 2 बार देख लें तो आपको ये सारे 50 MCQs हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। यानी सिर्फ 50 MCQs नहीं, 50 MCQs के अंदर मैंने आपको MCQ से रिलेटेड डिफरेंट बातें भी बताई हैं, ठीक है। तो 50 MCQ से भी ज़्यादा बहुत कुछ आपको क्लियर होने वाला है। सिर्फ आपके ये जो 20-25 मिनट एक दिन के अंदर अगर आपने 20-25 मिनट इस चीज़ पे लगाए हैं तो ये आगे जाके आपके फ्यूचर में बहुत हेल्प आउट करेगा और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है उसको भी रिवीजन में उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।